हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें कि हम लोग का सीरीज चल रहा था एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, एथिकल इश्यूज एंड केस स्टडी के ऊपर। ठीक है, आज हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ एथिक्स के। किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। ठीक है, जो ये हमारे एथिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका एथिक्स ह्यूमन एंड इंटरफेरेंस, इसका आपका हमारा क्या बनेगा, थर्ड टॉपिक आज का बनेगा। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसकी टेलीग्राम की लिंक दे रखा है। आप वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको इसकी पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। सबसे पहला चीज हम लोग जो आज देखने वाले हैं, ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। जो हम ब्रांचेस ऑफ एथिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मेटिव एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटा एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स। देखिए, आपको जरूरत सिर्फ इन तीनों की है, ये दो और एक ये। मेटा एथिक्स इतना जो है आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी हम इसको आपके बुक के हिसाब से चल रहे हैं, लेक्सिकन की बुक्स के हिसाब से चल रहे हैं, तो लेक्सिकन बुक्स में दे रखा है तो उसको हम लोग भी देख लेंगे। ठीक है, कि हमारे जो मेटा एथिक्स है वो क्या है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अप्लाइड एथिक्स तो है ही क्योंकि उसको अप्लाइड आपको करनी है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सबको पढ़ना जरूरी है। अगर सबसे पहले बात करते हैं, चलिए सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के बारे में देखिए। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, चलिए बात करते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के बारे में। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है वो है क्या चीज। अब इसमें जो है व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, अगर आपको इसका मीनिंग जानना है तो सबसे पहले ये समझिए कि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का मतलब है, डिस्क्रिप्टिव है मतलब ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और अगर डिस्क्रिप्टिव है इसका मतलब लिखा हुआ कैसे है, लिखा हुआ जो है वो किस तरह से। अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैं अगर आपको स्टडी करा रहा हूं, इसको आपको मैं ऐसे बताता हूं। अगर मैं आपको स्टडी करवा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, क्या मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा एक बुक्स को, एथिक्स की बुक को बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तब मैं आपको जाके पढ़ा रहा हूं? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कम से कम 1, 2 या 3 बार इसको रीडिंग जरूर किया होगा, इसके कॉन्सेप्ट को जरूर समझे होंगे, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। वही चीज आपके डिस्क्रिप्टिव एथिक्स भी काम करता है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या करता है कि आपकी जो एक्सपीरियंस है उन्हीं का इस्तेमाल करके उसको एक नोट फॉर्म में लिख देता है। जो किस तरह के एक्सपीरियंस, जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किए हो, अप्लाइड किए हो, वो उस चीजों को उठा के अगर आप एक फॉर्मेट में लिख दो तो उसको क्या कहेंगे आप लोग, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। यानी कि डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, किसी के बारे में ये लिखा हुआ है। जैसे आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो, मॉडर्न इंडिया वगैरह पढ़ते हो, तो ये क्या है, ये सब आपके डिस्क्रिप्टिव है। क्यों? क्योंकि आपने ये सब होते हुए घटना तो देखा नहीं है, सामने तो हो नहीं रहा है। ठीक है, आप क्या हो, सिर्फ उसको एनालाइज कर रहे हो, आप उसको पढ़ रहे हो, आपको पता नहीं है कि वो कब हुआ है कब नहीं हुआ है, लेकिन आपको क्या कर रहे हैं, आप वो एनालाइज कर रहे हो कि हाँ इस टाइम पे ये घटना हुई थी, ये इंडिया आजाद हुआ था, इंडिया में गांधी जी आए थे, इस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने हमारे ये किए थे, वो किए थे, सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। तो इसलिए आप किसको क्या कहते हो, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है आप कहते हो। ठीक है, अगर बात की जाए कि क्या है, अब ये डिस्क्रिप्टिव का मतलब समझ गए। अब ये डिस्क्रिप्शन किस चीज की, अगर एथिक्स की हो जाए डिस्क्रिप्शन, अगर हम लोग यहाँ पे किसकी बात करें, अगर यहाँ पे एथिक्स की बात कर ले, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जो है वो किसका हो जाए, आपके एथिक्स का हो जाए, यहाँ पे कर्सर, हाँ एथिक्स का हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का नाम जो है हम दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है क्या, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये होता है कि लोग जो है
क्या सोचते हैं, ठीक है, लोग जो सोच रहे हैं वो क्या सही है या गलत है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स को नाम देते हैं। ठीक है, ये जो है आपका ऐसे समझिए कि एक पैटर्न बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक पैटर्न बना हुआ है या एक वे ऑफ लाइफ है, जिस पे लोग क्या करते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के, डिफरेंट जो कम्युनिटी के वो आते हैं, ठीक है, और अपनी जो चीजें हैं उन चीजों को क्या करते हैं, बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो उसको जब लिखा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। यानी कि जिन्होंने, जो कम्युनिटी या फिर जो लोग है या ग्रुप है, उन्होंने जो एक्सपीरियंस को गेन किया है, ठीक है, कि ये चीज करने से ये प्रॉब्लम होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, आप जो है फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, अब फुटबॉल में आपको पता है अगर आप फॉरवर्ड मारोगे तो क्या होगा, वो आपका बॉल जो है आगे की तरफ जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि आपको किस तरह से मारना है कि वो पीछे की तरफ जाएगा। एक अगर छोटे से बच्चे को जो 1 साल का है, उसको आगे पीछे के बारे में नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, वो एक्सपीरियंस लेगा पहले इस चीजों का कि हाँ ये बंदा पीछे मार रहा है तो इसका मतलब पीछे जा रहा है, और आगे मार रहा है इसका मतलब आगे जा रहा है। तो ये क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ गया, उसके दिमाग में बैठ गया, प्रैक्टिकली अप्लाइड हो गया कि आगे से जब भी मैंने ये एक्सपीरियंस ले लिया कि आगे से जब मैं खेलूंगा, अगर मुझे पीछे मारना होगा तो मैं पीछे का शॉट लगाऊंगा और आगे मारना होगा तो आगे की शॉट से खेलूंगा। ठीक है ना, अगर एक आपका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, आप अगर क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी जो है किसी सॉकेट में पास कराना चाहते हो, चलिए मान लीजिए सोलेनॉइड है, ठीक है, सोलेनॉइड के बारे में क्या आपको पहले से पता था, नहीं पता था, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, देखा कि इसके अंदर कोई चुंबक बन सकता है, इसके अंदर, इस सोलेनॉइड के अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर इस सोलेनॉइड के अंदर इस तरह तार का रोल है, इसको सोलेनॉइड कहते हैं, अगर इसके अंदर आप एक लोहे के टुकड़े या स्टील के टुकड़े को डाल दो तो उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो वो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि वो जो है मैग्नेट की तरह काम करेगा। ठीक है, आपने ये पढ़े हो, क्या आपने अभी तक प्रैक्टिकल किया है? जिन्होंने कर लिया वो अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया वो सिर्फ जानते हैं कि हाँ डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, और कहीं पे अगर इसका यूज करने के लिए आ जाए, क्या नहीं कर लोगे? आपको अगर मैग्नेट बनाना हो अर्जेंट में कहीं पे तो आप ये लगा सकते हो। तो ये क्या है, लोगों ने पहले से एक्सपीरियंस किया और एक्सपीरियंस करने के बाद उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव आपके एथिक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ ये जो एग्जाम्पल दिया एक्चुअली ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के बारे में बता रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल ये हो सकता है, अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्पल मानो तो क्या हो सकता है, जैसे आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो, ठीक है, उस सोसाइटी के नॉर्म्स एंड रूल्स पहले से लिखे हुए हैं, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स वगैरह जो है लिखे हुए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप सिर्फ पढ़ के गए, आपको पढ़ के गए और आपने क्या किया कि ये रूल्स है, ये रूल्स है, ये रूल्स है। ठीक है, या एग्जाम पेपर आप लिख रहे हो, ठीक है, एग्जाम पेपर लिख रहे हो तो वहां पे भी कुछ रूल्स लिखे रहते हैं कि इस तरह से आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, गोले घुमाने, इस तरह से गोले घुमाने, ये सब क्या है, ये सब आप यूज करोगे। अगर आप उस पे गोले की जगह पे 4 गोले को करेंगे, 4 गोले को मार्क करोगे तो क्या होगा, वो एथिकल होगा क्या? या आप उस जो OMR सीट है उसको फाड़ना स्टार्ट कर दोगे तो क्या वो एथिकल काम होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपके एक्शन में ही नहीं दिख रहा है, वो डिस्क्रिप्टिव जो एथिक्स है वो आपके एक्शन में ही नहीं दिख रहा है। सबसे पहले अगर एथिक्स अगर हम समझे, एथिक्स हमारा क्या था, एथिक्स था कि जो हम एक्शन कर रहे हैं वो राइटफुल है, रॉन्गफुल है, और उसी को अगर हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव है, अगर जो भी लिखा हुआ चीज है और एथिकल चीज है वो अगर राइटफुल या रॉन्गफुल दिखाता है किस चीज को, जो पास्ट की चीजों को, तो वो कहीं ना कहीं हमारी क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स होती है। ठीक है, तो देखिए लोग क्या सोचते हैं, लोग जो हैं क्या सोचते हैं जो रॉन्ग या राइट हो। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे एक और चीज भी आएगी, नॉर्मेटिव एथिक्स भी आएगी। ठीक है, वहां पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे सही से समझिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं क्या रॉन्ग होगा क्या राइट होगा। एक चीज है यहाँ पे जो है इनका कॉग्निटिव इमेजिनेशन कर रहे हैं, कॉग्निटिव इमेजिनेशन एक्चुअली में ये इनके सामने नहीं हो रहा है,
लेकिन एक कंडीशन ये है जो एक्चुअली में इनके सामने है, जैसे रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे रूल्स या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये पास्ट की चीजें तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, पास्ट की चीजें जो इंसान सोच रहा है, हाँ एक्चुअली ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ है, इस तरह से लड़ाई होगी, इस तरह से ये होगा, इस तरह से, मतलब एक थिंकिंग कर रहा है पुरानी चीजों को, ठीक है ना। अगर हम ये करेंगे तो ये इन लोगों के लिए सही होगा या नहीं होगा। मैंने लास्ट बार ऐसा किया था तो क्या हुआ था, 5 लोगों को प्रॉब्लम में आया था कि अब मैं उस चीज को करूंगा, तो ये जो 5 लोगों वाली चीज है, 5 लोगों को मैंने कुछ इस तरह से काम किया था कि 5 लोग प्रॉब्लम हुए थे, मैंने एक काम किया था, 5 लोगों को प्रॉब्लम हुआ था, उस चीज को आप क्या कर रहे हो, लिखे थे और अब उसको अप्लाई करने में लगा रहे हो, ठीक है। जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस थी वो होगी आपकी क्या, डिस्क्रिप्टिव। लेकिन अगर आप रूल एक बना दो, सेट ऑफ रूल बना दो, नॉर्म्स बना दो, वो क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी नॉर्मेटिव एथिक्स, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, ये कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुआ है एथिक्स से, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ एथिक्स की स्टडी कराता है, ठीक है। किस तरह से हमारे अंदर इवोल्यूशन हुआ एथिक्स, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे जो है एथिक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। जैसे एक बच्चा होता है, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है, वो बड़ों को लात मार रहा है या कुछ कर रहा है, इस तरह पैर हिला रहा है, हंस रहा है, उनको कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर एथिकल नाम की चीज आती है, एथिक्स नाम की चीज आती है, तब वहां पे वो सोचता है क्या मैं बड़ों को लात मारूं, क्या वो एथिक्स होगा मेरे लिए, या मैं सामान इधर उधर फेंकूं, वो मेरे लिए एथिक्स होगा। और जब इंसान और ज्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब कहने का मतलब अडल्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे अपने घर वालों को देखता है, उस टाइम पे अगर वो आवारागर्दी करे, घूमता फिरता रहे, तो क्या वो एथिक्स होगा, वो उस चीज के बारे में सोचता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये स्टडी होता है हमारी जो पुरानी और जो इवोल्यूशन ऑफ इथिक्स है उसके बारे में, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेट करता है पीपल्स के आइडिया को, यानी कि लोगों की जो सोच है कि अच्छा कार्ल मार्क्स ये सोचते थे, कांट ये सोचते थे, उनसे जो इन्वेस्टिगेशन करके जो निचोड़ कर निकला हुआ चीज है वो आपकी क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो लिखा हुआ होता है। पीपल्स की वैल्यूज, बिलीव्स अबाउट वैल्यूज, कि वैल्यूज के बारे में क्या लोगों की बिलीफ है, उनकी जो वैल्यूज है, ठीक है ना। रिस्पेक्ट करना, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट किस तरह से रिस्पेक्ट, आप 2 वुमेन्स लड़ रहे हैं और आपको पता है दूसरे वुमेन्स की ए वुमेन है, बी वुमेन है, और यहाँ पे बी वुमेन की क्या है, गलती है, ठीक है, और ये दोनों लड़ाई रुक नहीं रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इस वुमेन को जाके मारना स्टार्ट करो, इसके साथ फाइटिंग करना स्टार्ट करो। क्या ये एथिकल होगा? आपकी वैल्यूज क्या करती है, रिस्पेक्ट करना वुमेन की, तो इसका मतलब इसकी तो रिस्पेक्ट कर रहे हो, क्या इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो? तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। एग्जामिन किया जाता है एथिकल कोड्स का, जो एथिकल कोड्स है, एथिकल कोड्स जैसे स्टैंडर्ड वैल्यूज बने हुए, मॉरल वैल्यूज बने हुए, ठीक है, उसके बारे में एग्जामिन करता है। वर्च्यूज होते हैं, ठीक है, उन कोड्स को क्या करते हैं हम लोग, एथिकल जो कोड बने हुए हैं, एथिकल कोड्स वगैरह है, जैसे आप सपोज कीजिए आईएएस के पोजीशन पे, तो वहां कुछ एथिकल कोड्स होंगे आपके लिए कि आपको क्या करना है, लोगों को यूनिटी में रखना है, ये आपकी एथिकल कोड है। और आप इस तरह के भाषण दे रहे हो जिससे कि लोगों के बीच में डिसकंटेंट फैलेगा, तो क्या होगा, वो एथिकल कोड हो गया क्या? वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। तो उस चीज को क्या करता है, एग्जामिन करता है। एग्जामिन करने के बाद, ठीक है, एग्जामिन करने के बाद जो उस फॉर्म में लिखा जाता है उसको आपको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। एक सिंपल सा सरल एग्जांपल देता हूं। आपने क्या किया, बहुत सारे फल को लेके आए, फ्रूट्स लेके आए, उस फ्रूट्स को मिला के आपने क्या किए, जूस बनाए। आप मौसमी का जूस देखते हो ना, जूस बन जाता है और बाकी चीजें क्या हो जाती है, जो इसकी बेकार की चीजें होती है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। तो ये जो जूस बना है
ये आपके लिए नॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का काम करता है। ठीक है। वैल्यू फ्री अप्रोच, ये क्या है? वैल्यू फ्री अप्रोच होती है। वैल्यू से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आपकी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके एक्शंस देखिए, आपकी वैल्यू जो है किसी एथिक्स के अंदर कोट हो सकते हैं। एथिक्स के अंदर वो वैल्यू जो है वो एथिकल हो या नहीं हो, वो तो डिपेंड करेगा वो आपके एक्शन पे। आपकी वैल्यूज है कि वही एक मॉस्किटो को, जैसे मॉस्किटो का एग्जांपल लेते हैं, मॉस्किटो अगर ज्यादा होते हैं तो आप क्या करते हो? उनको किल करते हो। लेकिन क्या आपकी एथिक्स ये क्या बताता है कि आप उसकी जान लो? तो यहाँ पे आपके साथ जो मॉरल वैल्यूज है, जो आपकी वैल्यूज होगी, उससे कहीं ना कहीं फ्री होगी। यहाँ पे अगर पूरी एथिक्स के हिसाब से चले, एथिकल होके एक इंसान चले, तो वो क्या पूरी तरह सरवाइव कर पाएगा? उसके साथ आपकी मॉरल वैल्यूज भी होनी चाहिए, मॉरलिटी होनी चाहिए, आपकी वैल्यूज वगैरह ऐड होनी चाहिए। ठीक है ना, आपकी वर्च्यूज वगैरह ऐड होनी चाहिए। तो ये सब ऐड होके कहीं ना कहीं क्या बनाते हैं? कंप्लीट एथिक्स का काम करते हैं। अगर क्योंकि ये सारी चीजें जो है सोसाइटी को रिक्वायरमेंट है। जो सोसाइटी के नॉर्म्स है उसके हिसाब से एक्शन रॉन्ग या राइट है, वो सोसाइटी डिसाइड करेगी। वो पैटर्न जो है वो सोसाइटी डिसाइड करेगी। उसी के बेस पे आपको कहा जा सकता है कि आप एथिकल हो या नहीं हो। एक सोसाइटी में अगर खून करना, अगर किसी को जुर्म कर रहा है, फांसी पे चढ़ा रहे हो, तो वहां पे उस चीज को एथिकल माना जाता है। किसी एक सोसाइटी में जुर्म कर रहा है और उसको छोटी मोटी सजा दी जाती है, वो एथिकल माना जाता है। तो दोनों ही पर्सपेक्ट में अपनी अपनी जगह पे ठीक है ना। तो इसीलिए इसको कहा क्या गया है? इंपीरिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके उसमें से जो रिजल्ट निकला है, जो पीपल्स के मॉरल वैल्यूज निकले हैं, वही आपकी क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है। ठीक है। तो अगर सिंपल सी भाषा में कहे कि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या होती है? जो भी इंसान सोचता है, ठीक है, इंपीरिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर जो भी इंसान सोचता है वो अगर रॉन्ग या राइट होती है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स कहते हैं। ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है लॉरेंस कॉलबर्ग का थ्योरी ऑफ मॉरल कॉन्शियसनेस। ये क्या कहती है कि जो थ्योरी ऑफ मॉरल कॉन्शियसनेस ये कहती है कि आपकी मॉरल वैल्यू किस तरह से डेवलप हो रही है। आपकी मॉरल वैल्यू देखिए 2 साल के बच्चों में डेवलप, एक इरेज कर देते हैं इसको। जैसे 5 साल तक की बच्चों का क्या डेवलपमेंट होगा, 6 से 14 साल की उम्र में कितना होगा, ठीक है, 15 से लेके अडल्ट की एज तक कितना होगा। ठीक है, कैसे डेवलपमेंट होंगे, मॉरल डेवलपमेंट। यही चीज तो दिखा रहा है कि धीरे धीरे इनके अंदर क्या हो रही है? डेवलपमेंट हो रही है। एथिकल चीजें ऐड ऑन होती जाती है। एथिकल चीजें क्या होती है? हमेशा ऐड ऑन होती है। ठीक है ना, एथिकल चीजें हमेशा हमारी लाइफ में ऐड ऑन होती रहती है। हम लाइफ टाइम तक एथिक्स को सरवाइव करके चलते हैं, लाइफ टाइम तक हम इसको एथिक्स को लेके चलते हैं। हर चीज हमारे अंदर जुड़ी हुई होती है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि अभी जो है, अभी मान लीजिए आज से स्टार्ट किए, आज से 2 साल बाद आप देखेंगे कि अपने आप को स्टैंड करेंगे कि मैं एथिकल हिसाब से कहाँ पे स्टैंड करूं, पहले मेरा एथिकल बिहेवियर क्या था और आज के टाइम पे एथिकल बिहेवियर क्या है। वही चीज आप जो अपने 2 साल में कमाए हो, वो आपकी डिस्क्रिप्टिव एथिक्स हो जाता है। ठीक है, आप अगर एक इंपीरिकल स्टडी करो कि 2 साल के अंदर अंदर, मान लो मैं अभी 18 ईयर का हूं और 21 तक पहुंचा हूं, और उस बीच में जो मेरे अंदर एथिकल चेंजेस आए हैं, उसको अगर आप एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हो, तो वो क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एथिक हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, दूसरा है नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है? देखिए, अगर नॉर्मेटिव एथिक्स की बात करें, यानी कि ये आप कह सकते हैं मॉरल स्टैंडर्ड को रेगुलेट करने का क्या है हमारा?
moral standard that regulate right and wrong। देखिए ये क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। अगर डिस्क्रिप्टिव एथिक्स की बात किया करें कि हमारी जो पुरानी एक्सपीरियंस है उनको लेके, कहने का मतलब धीरे धीरे जो है हमारे अंदर एथिकल चीजें जो है डेवलप होती जा रही है। पुरानी चीजों को एक्सपीरियंस करते 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 हम बढ़ते रहे, उसको अगर डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखा है तो वो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। अब यहाँ पे क्या है, जो मॉरल स्टैंडर्ड्स है, जो कोड लिखा हुआ है, जैसे आपके पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, कोड्स लिखे हुए हैं, वो कोड्स को अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हम लोग नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। हम अपने जो नॉर्म्स बने हुए हैं, जो सोसाइटी में रहने के लिए नॉर्म्स बने हुए हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे नॉर्मेटिव एथिक्स कहते हैं। यानी कि जो रेगुलेट हो रही है, मॉरल स्टैंडर्ड दैट रेगुलेट, जो हमें रेगुलेट करता है सही या गलत के लिए, वो मॉरल स्टैंडर्ड। ठीक है ना। और जो वो वाले डिस्क्रिप्टिव में था, वो उसमें वो मॉरल स्टैंडर्ड थे जो कि हम धीरे धीरे सीखते हुए चलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या करते हैं, सीखते हुए चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी में, कम्युनिटी में, या अलग कहीं से भी हम सीखते हुए धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, यानी कि पुरानी चीजों को एक्सपीरियंस कर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे जो मॉरल स्टैंडर्ड है वो रेगुलेट करता है राइट या रॉन्ग को, दैट रेगुलेट राइट और रॉन्ग। जो हमारे अंदर मॉरल स्टैंडर्ड जो है वो आता कैसे है, वो आता है हमारे सही या गलत के जो रेगुलेशन कंडक्ट है उसके वजह से। ठीक है, हम जो सही या गलत कर रहे हैं उस चीज से वो क्या हो रहा है, मॉरल स्टैंडर्ड जो है हमारे अंदर आ रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझिए, जैसे मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, उसी तरह से अगर आप एक प्रेसिडेंट की पोजीशन पे हो और आपको, आपके पास प्रेसिडेंट की यानी कि सबसे बड़ी पावर आ गई, तो क्या आप उसका यूटिलाइज जो है कैसे करोगे? दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको रॉन्ग तरीके से कर सकते हो या इसको राइट तरीके से कर सकते हो। ठीक है, रॉन्ग तरीके से करोगे, क्या एग्जिस्ट कर पाओगे प्रेसिडेंट की पोजीशन पे? पता चला 2 दिन में ही आपकी इम्पीचमेंट हो जाए। ठीक है ना। लेकिन अगर राइट तरीके से करोगे तो आप 5 साल भी टिकोगे। ठीक है ना। तो क्या हुआ है, यहाँ नॉर्म्स बना हुआ है जो रेगुलेट करवाता है आप लोगों को, वो एथिकल चीजें आपके अंदर लेके आता है कि भैया ये आपको करना ही करना है। ठीक है, ये आपको करना ही करना है और यही चीज ही आपको सही दिशा की तरफ लेके जाएगी। नॉर्म्स बने हुए हैं कि आप अगर इस चीज को नहीं करेंगे तो इसका मतलब, अगर जैसे अगर हम सिविल सर्वेंट आईएएस बनते हो या आईपीएस बनते हो तो वहां पे भी कुछ नॉर्म्स बने हुए होंगे कि आपको इन चीजों को कंडक्ट करना है, एनोनिमस रहना। तो नॉर्म्स है, अगर आप एनोनिमस नहीं रहोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी। तो एथिकल डिलेमा को भी यहाँ पे सुलझाने का काम करता है। अगर हम बात करें, ये क्या करता है, आइडिया लिटमस टेस्ट ऑफ प्रॉपर बिहेवियर, जो आपके प्रॉपर बिहेवियर है, जो आइडिया है, उसको कहीं ना कहीं टेस्ट करके आपको एक नई रिजल्ट देता है। इसको प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स कहते हैं। जैसे डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर आपको क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव करते हैं। लेना ना लेना आपकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर आपको बोलते हैं कि भैया ये दवाई ले लो, ये 3 दवाई ले लो, आपकी बुखार जो है ठीक हो जाएगी, यानी कि आप जो है बीमारी से, इलनेस से मुक्त हो जाओगे। ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अगर आप लोगे तो आप बेटर होंगे, नहीं लोगे तो वो क्या होगा, गड़बड़ होगी। एग्जामिन करता है स्टैंडर्ड्स को, जो भी आपके स्टैंडर्ड है उसको सोचता है, समझता है। ठीक है ना। एग्जामिन करने के बाद नई कोड्स बनाता है, यानी कि ये प्रेजेंट चीजों को दिखा रहा है। प्रेजेंट में आप कर क्या रहे हो, ये नहीं कि ये पास्ट चीजों को दिखा रहा है, ये प्रेजेंट की चीजों को दिखा रहा है। अगर मान लीजिए आपकी स्टैंडर्ड में कहीं कमी है तो उसको क्या करता है, हाथों हाथ चेंज करते हैं।
जैसे आप कह दो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्यों लाते हैं, क्योंकि क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमारी 1947 से बनी हुई थी क्या उसी तरह से लेके नहीं चल सकते, उस तरह से लेके चल सकते हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम के हिसाब से इसको चेंज करना भी चाहिए। हम आज के रिस्पेक्ट में देख के अगर हम बदलाव लेके आते हैं, नॉर्म्स को चेंज करते, तो वो हमारी नॉर्मेटिव एथिक्स में आ जाएगी। ठीक है, अगर उस चीज को देखा जाए तो पनिशमेंट को भी सजेस्ट करता है नॉर्मेटिव एथिक्स में। क्यों? क्यों भैया, नॉर्मेटिव एथिक्स में क्या गलत है और क्या गलत हो रहा है तो उसको रोकना भी तो है कि आगे वो दोबारा गलती ना हो। अगर पनिशमेंट नहीं होगी तो क्या होगी, वो अगर गलत है तो आगे भी गलत होता 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 चला जाएगा। उसको कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन तो लगानी पड़ेगी। उस लिमिटेशन के लिए हम पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किए। ऑफर मॉरल प्रिंसिपल, मॉरल प्रिंसिपल भी लाना जरूरी है। आप नॉर्मेटिव एथिक्स में आपको मॉरल प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए कि आपकी मॉरली वैल्यूज क्या है। मॉरल आप किन के लिए काम कर रहे हो, आप आईएएस बन रहे हो, आईपीएस बन रहे हो। आईएएस बनेगा मतलब आप किन के लिए काम करोगे, आप ये इनके लिए काम करोगे कि भैया जो बिल्डर वगैरह है या जो नेता वगैरह उनके लिए, या फिर आप पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए काम करोगे। ऑब्वियसली बात है आप जनरल पब्लिक के लिए काम करोगे। सिविल सर्वेंट का मतलब क्या होता है, सिविल सर्विस, सर्वेंट ऑफ पीपल, इसका मतलब लोगों को आप सर्व करोगे। ठीक है, तो ऑफर करता है कि ना कि मॉरल प्रिंसिपल को, आपकी मॉरल प्रिंसिपल क्या है, सर्व करना लोगों को, ना कि जो मिनिस्टर है उनको। ये नहीं कि आप उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हो, उनके लिए सब्जी वगैरह लेके आ रहे हो, तो वो आपकी मॉरल प्रिंसिपल नहीं है। मॉरल प्रिंसिपल है कि आप देश की सेवा कैसे कर रहे हो, आप लोगों की भलाई कैसे कर रहे हो, लोगों के लिए क्या काम कर रहे हो। ठीक है, और क्या बात की गई है, और जो मॉरल प्रिंसिपल है वही कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं हमारे किसके लिए, आपके जो डिसीजन बनाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। कहाँ, जहां पे रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट हो, आप कहीं कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हो। एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। आप कहीं ना कहीं जहां पे क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट में हो, तो उसको भी आपको मॉरली किस तरह से हैंडल करना है इसमें बताया गया है। जैसे आपको अगर एक लोग जो है कुछ वायलेंस कर रहे हैं, तो वहां पे क्या एक्शन लेना चाहिए। क्या आप वहां पे ये एक्शन लोगे कि भैया शांति से जाते हैं, वहां से शांति से बातचीत करते हैं, क्योंकि दो गुट तो आपस में लड़ रहे हैं, वो पत्थर वत्थर आगजनी वगैरह कर रहे हैं, उन्हीं बीच में शांति से हम बातचीत करें। क्या ये मॉरल वैल्यूज होंगे आपके। या फिर अगर कहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग, वहां पे जाके आप पुलिस की लाठी लेके लाठी चार्ज करना स्टार्ट कर दोगे, क्या ये मॉरल वैल्यूज होंगे। नहीं, दोनों जगह पे आपकी कंडीशन को उल्टा लगाना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। अगर सपोज करो आप किसी डिजास्टर मैनेजमेंट में फंसे हुए हो, यानी कि डिजास्टर आया हुआ है, कहीं पे साइक्लोन आया हुआ है, उस एरिया में आप क्या करोगे। आप ये जगह करोगे कि भैया सबसे पहले मैं अपनी ही जान बचाऊं, या सबसे पहले ये देखोगे कौन सा वल्नरेबल सेक्शन है उसकी जान बचाने पहली जरूरी है ना। सबसे पहले आप ये देखोगे अरे मिनिस्टर साहब भी हैं, इनको सबसे पहले निकालते हैं। तो वो जो एथिकल डिलेमा वहां पे फंस के आती है, वहां पे ये मॉरल वैल्यूज काम आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बता रहे एरिस्टोटल वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू मतलब गुण, आपके अंदर वो गुण आनी चाहिए भैया, दिखनी चाहिए आपके अंदर वो गुण। एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि आपके अंदर वर्च्यू होनी चाहिए, वो गुण तो हो पहले। ठीक है ना, ताकि आप उस चीजों को रिजॉल्व कर सको। जैसे एक आदमी है जो समझाने में अच्छा है, ठीक है, किसी को एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है, वो उसकी गुण है, उसकी वर्च्यू है। उस वर्च्यू का इस्तेमाल कहां कर सकते हैं, सिविल सर्विस में ऑब्वियसली कर सकते हैं, गाइड के रूप में कर सकते हैं कि भैया वो गाइड अगर इस चीज को गाइड कर दे तो और अच्छी बात है। ठीक है ना, उस वर्च्यू का कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा हमारे अंदर क्या वर्च्यू है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कांत की डियोंटोलॉजी एथिक्स। कांत की डियोंटोलॉजी एथिक्स, डियोंटोलॉजी का मतलब रूल बेस्ड, कि भैया रूल पे ही चलना है, वो चाहे गलत हो या सही हो। देखिए अगर कभी आप रूल पे चलते हैं
मोस्टली कहते हैं सही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जैसे आपको पता है कहीं पे झूठ बोलने पे 4 लोग सेव हो सकते हैं, लेकिन रूल क्या कहता है? रूल कहता है नहीं, आपको कभी झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, आपको सच बोलना चाहिए। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये आपके नॉर्म्स है, नॉर्मेटिव एथिक्स है। जो ये वैल्यूज बने हुए कांट की डियोंटोलॉजी एथिक्स में, वो क्या है? एक तरह का नॉर्मेटिव एथिक्स है। मिल्स की कंजिक्वेंटिज्म या यूटिलिटेरिज्म, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं भैया जहां पे बहुत सारे लोगों की भलाई हो वही आपकी एथिक्स है। ठीक है ना? उसके अलावा अगर 4 लोग मर भी रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, 100 लोग तो जिंदा है, 100 लोग जिंदा है, 4 लोग मर रहे हैं, मरने दो। जहां पे ज्यादा लोगों की बेनिफिशियल है वो हमारी क्या कहलाएगी? यूटिलिटेरिज्म। ठीक है ना? यूटिलिटेरिज्म क्या कहता है? यूटिलिटेरिज्म मतलब कि जहां पे ज्यादा लोगों की भलाई हो। ये भी एक क्या है? कॉन्सेप्ट है नॉर्मेटिव एथिक्स का। अगला है भगवत गीता का निष्काम कर्म योग। ये क्या कहता है कि आप काम पे विश्वास करो, फल की चिंता मत करो। फल तो मिलेगा ही मिलेगा कभी ना कभी, काम तो करते रहो। पहले जब आप काम ही नहीं करोगे तो आपको फल कहां से मिलेगा? आज अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो कल क्या बन पाओगे? आईएएस बन पाओगे, आईपीएस बन पाओगे, या रेलवे कोई अधिकारी बन पाओगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है? गोल्डन रूल, गोल्डन रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल कहता है, ये एक अच्छा क्लासिकल एग्जाम्पल है कि हम अगर दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो वो भी तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे हमसे। ठीक है ना? अगर कल मुझे, इसमें एक एग्जाम्पल भी अच्छा दिया गया है कि अगर मैं ये चाहूंगा कि मेरी अगर प्रॉब्लम है और उस टाइम पे कोई मुझे खाना खिलाए, तो इसका मतलब आज भी तो कुछ ऐसे लोग होंगे तो उनको आपको खिलाना चाहिए। अगर उनसे आप कुछ लेना चाहते हो तो उनको कुछ दो तो सही। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, नेचर है। नेचर से आप अगर उसकी रिसोर्सेस ले रहे हो तो नेचर को कुछ पेड़ तो करना चाहिए, कुछ देना भी तो चाहिए। आप उससे कुछ ले रहे हो तो उसको पेड़ भी तो करो। हम क्या करें? लेकिन ज्यादा हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, पेड़ हम कम कर रहे हैं। उनको जो देना चाहिए वो हम कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? तो कहीं ना कहीं हमारी जो क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पे दिख रही है वो यही तो रीजन है, हम रिसोर्सेज ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये बताते हैं आपके नॉर्मेटिव एथिक्स। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, आगे आपका मेटा एथिक्स। हाँ, कहाँ गया? मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स बस थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत है, इसमें ज्यादा इतना उलझन वाली बात नहीं है। सबसे पहले मेटा एथिक्स होता है क्या है? मेटा एथिक्स का मतलब है कि इसकी ओरिजिन कहाँ हुई है एथिक्स की, इसकी गहराई तक पहुंचना, उसी को आप कहते हो मेटा एथिक्स। यानी कि ओरिजिन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, यही चीज है ये आपकी मेटा एथिक्स। अब मेटा एथिक्स को दो कॉन्सेप्ट में भी देखा सकता है, या तो ये पुराने टाइप से देखा जा सकता है या अभी आगे की तरफ भी देखा सकता है। अगर हम लोग इस टाइप के हिसाब से देखें, मतलब इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसको ढूंढ ले, तो हम ये देखेंगे कि आगे तक ये कितना जाने वाला है, कितने लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो ये क्या होगा? मेटा एथिक्स होगा। कि आगे ये काम करेगा, ये डिसकंटिन्यूट हो जाएगा। ठीक है ना? मेटा एथिक्स में दो इशू प्रोमिनेंट है। पहला है मेटाफिजिकल इश्यूज, जो कि जो मोरलिटी एग्जिस्टेंस करती है ह्यूमन बींग्स में इंडिपेंडेंटली, वो एक कंसर्न बना हुआ है। दूसरी साइकोलॉजिकल इशू, जो एक मेंटल बेसिस पे एक मॉरल जजमेंट या कंडक्ट करने में किया जाता है। ये दोनों मेटा एथिक्स के इश्यूज है। आपको इतने कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान के रखिए कि मेटा एथिक्स है क्या, जो ओरिजिन या मीनिंग बताता है किसके एथिकल कॉन्सेप्ट को, तो वो हमारा क्या है? मेटा एथिक्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, अप्लाइड का मतलब, एथिक्स आपने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, अब उसको अप्लाई कहाँ करोगे, किस जगह पे अप्लाई करोगे, तो वो आपकी कहलाती है आपकी अप्लाइड एथिक्स। ये क्या करता है? एनालिसिस करता है
स्पेसिफिक कंट्रोवर्शियल मॉरल इश्यूज, जो मॉरल इश्यूज के जो कंट्रोवर्शियल होती है, कंट्रोवर्शियल मॉरल इश्यूज होती है, कहीं ना कहीं उसको एनालिसिस करने का काम करता है और उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालने का काम करता है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि आप एक डॉक्टर हो और एक गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर हो और आप क्या कर रहे हो, फीमेल की चेकअप कर रहे हो। एक मेल है डॉक्टर, ठीक है, और वो गायनोलॉजिस्ट है और वो फीमेल की चेक कर रहा है, फीमेल को चेक कर रहे हैं, तो क्या वो यहाँ पे एथिकल कोड का यूज नहीं करेगा? ठीक है, वही चीज है अप्लाइड। कोई इंसान अगर जान देने जा रहा है, खुद की जान देने जा रहा है, यूथनेसिया यानी कि अपना जान खुद देने जा रहा है, क्या उस पे किस तरह से हम उसको बचा सकते हैं? क्या उस पे हमारा अप्लाइड एथिक्स नहीं लगेगा? ठीक है ना। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे एडॉप्शन, बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है, उस पर कौन कौन सी एथिकल चीजें लगेगी? क्योंकि वो बच्चा तो अपना नहीं है, एडॉप्ट किया गया है, तो क्या पेरेंट्स उसको आगे प्रॉब्लम करेंगे? इस चीज को भी इंश्योर करना जरूरी है। ये भी एक एथिकल कंसर्न है, कहीं ना कहीं वो बच्चा उनके पास जाके कि इफेक्टिव तो नहीं हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं आ रहा है। इस चीज को भी ध्यान रखना एथिक्स का काम होता है। तो वो एनालिसिस करता है स्पेसिफिक चीजों का, ठीक है ना। जो मॉरल इशू की कॉन्ट्रावेंशन है, जैसे अबॉर्शन हो गए, ठीक है, एनिमल राइट्स हो गए, या फिर यूथनेसिया हो गया, तो इस चीज को जो इश्यूज है, अब देखिए आप पेड़ काट रहे हैं, आप अगर ट्रीज को कट करते जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम पे जंगल खत्म हो जाएंगे, जंगल खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, जंगल अगर खत्म हो गई तो वहां पे जो जानवर है वो भी क्या होंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और वो सरवाइव नहीं कर पाए तो एक टाइम पे आएगा कि आपका जो एग्जिस्टेंस है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल है। क्या एनिमल की राइट्स, क्या ह्यूमन राइट्स है, एनिमल राइट्स नहीं है, ठीक है ना। ये हेल्प करता है यूज को, जो मॉरल ऑफ नॉलेज ऑफ मॉरल है उसका यूज करता है, जो प्रेजेंट की जो डिलेमा है उनको कहीं ना कहीं एड्रेस करने में। इनमें कुछ इश्यूज होते हैं जो राइज होते हैं, जो हम लोग अगर नई लाइफ स्टाइल एडॉप्ट करते हैं तो इश्यूज आते हैं। जैसे मैंने कहा ना, कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंज कब करते हैं, जब हमें लगे मॉडर्न चीजों को आ रहे हैं, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उस चीज को लिखा हुआ है कि मॉडर्न में इस तरह से चलना है, इस तरह से चलना है, या ओबीसी को रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है। तो हमें धीरे धीरे पता लगा, जैसे जैसे हम टाइम के साथ आगे मॉडर्न होते गए वैसे वैसे हमें एथिकल चीजों के बारे में पता लगा। अभी जैसे एक घटना हुआ था जिसमें ये कहा गया कि 80% जो कपड़े होने चाहिए लोगों के शरीर पे होना चाहिए जब वो किसी रिलीजियस प्लेस पे आ रहे हैं, जो उत्तराखंड के रिलीजियस प्लेस पे आ रहे हैं, तो वहां पे कम से कम 80% जो है कपड़ा शरीर पे होना चाहिए, ठीक है। और भी चीजें बताएगी, जैसे आप शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहन के आ सकते, बरमुंडा टाइप के जो ड्रेस होते हैं उसको नहीं पहन के आ सकते, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, एथिकल स्टैंडर्ड है, ये चीज वहां पे फॉलो की जा रही है कि आप एक रिलीजियस प्लेसेस पे जा रहे हो, आप किस तरह से आना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आए। चलिए, और ये क्या बात करता है, ये इसके दो फीचर्स जो है वो बताए गए। पहली तो issues need to be controversial in the sense of that there is significant group of people both and for and against the issues at hand. The second requirement is issues to be applied ethic issues that must be distinctly moral issues and not just social controversy. देखिए, इसमें हमें ऐसी इश्यूज को ध्यान में रखना पड़ेगा जिससे सोशल प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे टैकल करें, उस इश्यूज को कैसे खत्म करें, वहां पे किस तरह से चीजों को अप्लाइड करें। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, दो रिलीजियस ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो जो वायलेंस हो रहा है आपके कहाँ पे, मणिपुर में, वहां पे आप एथिक्स को कैसे अप्लाइड कर सकते हो, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम अभी किन चीजों का आ रहा है, वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं उनके लिए, उनको आप कैसे वहां पे रिटेन करके रख सकते हो, वहां पे आपकी मॉरल स्टैंडर्ड क्या करेगी, आपकी मॉरल स्टैंडर्ड किस तरह से अप्लाइड करोगे एथिक्स में, एथिकल चीजों में,
ठीक है ना। कैसे उन लोगों को रोक पाओगे, तो वो चीज आपका दिखाता है अप्लाइड एथिक्स में। एथिक्स बना हुआ है एक स्टैंडर्ड पे, ठीक है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है एथिक्स की, जिसमें कि एक इंसान की एक्शंस बताता है कि वो राइट कर रहा है या रॉन्ग कर रहा है, ठीक है ना। तो एथिक्स का जो डेफिनेशन है, फिर से बता रहा हूं, क्या बता रखा है, जो स्टैंडर्ड बता रखा है किसके, सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड है, जो आपकी गाइड करता है कि आपके बिहेवियर को, आपकी चॉइस को, आपके एक्शंस को, उसमें अगर अप्लाइड कर लिया जाए, अप्लाइड चीजों को ऐड किया जाए, तो अप्लाइड एथिक्स बन जाता है। कि आप गाइड तो कर रहे हो, लेकिन कैसे गाइड कर रहे हो, कि लोगों को गाइड कर रहे हो कि वो आपस में लड़े, या इस तरह से गाइड कर रहे हो कि लोग लड़ाई झगड़ा छोड़ के एक यूनिटी बना के रहे, ठीक है ना। आप अगर रूल बना रहे हो अबॉर्शन के ऊपर, तो वो अबॉर्शन के ऊपर जो रूल है, क्या वो एथिकल है या नहीं है। अगर आप कहोगे कि भैया 12 मंथ से बाद अगर एबॉर्शन नहीं करा सकते, क्या वो एथिकल होगा किसी महिला के लिए, क्योंकि उसको 12 महीने में तो उसको खुद नहीं पता लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हुई भी नहीं हुई। 12 हफ्ते की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए जिसके बेस पे आप कह सकते हो हाँ ये एथिकल चीजें हैं, यहाँ पे आके एथिक्स कहीं ना कहीं काम करती है। ये नहीं कि 12 हफ्ते में ही आप डिसाइड कर दो कि अबॉर्शन करना है या नहीं करना है, ये एक स्टैंडर्ड नहीं हुआ। स्टैंडर्ड हुआ 20 हफ्ते, क्योंकि उस टाइम पे अच्छी खासी जानकारी हो जाती है, वहां पे डिसीजन लेना जरूरी है। तो वहां क्या किया जाए, 16 से 20 हफ्ते में जानकारी हो जाती है आराम से। 12 से 12 हफ्ते में तो बहुत सी कम लड़कियों को जान पड़ती है, लेकिन हर किसी को नहीं पता लगता। तो इस चीज को हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ किस लिमिट तक आके हमें एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए और कहाँ पे उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपके अप्लाइड एथिक्स में आता है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस पे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस पे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।